नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा एनपीसीआईएल का ऑफिशियल पेपर है जो कि हमारा 11/6/2019 को पेपर हुआ था। तो दोस्तों, जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम होता है, चाहे वो आपका बार्क का हो या फिर आईजीसीआर का हो या एनपीसीआईएल का हो या फिर आपका न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का हो या वीईसीसी का हो, तो देखिए ये सब जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, तो उनका जो डिप्लोमा लेवल पर एग्ज़ाम होता है, उन सभी का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है, ठीक। तो ये हमारा जो पेपर है, ये हमारा सभी के लिए काम में आने वाला है। जो भी स्टूडेंट बार्क एनआरबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर वो अपना पिछले साल का पेपर देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक तरह का ये मॉडल पेपर हो जाएगा, ठीक। तो मॉडल पे इसके अनुसार आप लोग ये जान सकते हैं कि आपका बार्क में किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। हालांकि बार्क में इससे थोड़ा इस बार टफ क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आज का लेवल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता चला जा रहा है, ठीक। तो आपका जो ये है पेपर, ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं इसको देख करके कि आपका पेपर किस तरह से बनने वाला है बार्क में, ठीक। हालांकि ये आपको पूरा पढ़ के जाना है, अपना इसी के भरोसे आपको नहीं रहना है, ठीक। ये आपका एक तरह का मॉडल पेपर है और इसी एग्जाम पैटर्न पर आप लोगों का यहाँ पर पेपर बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा एडवांस टेस्ट है जो पेपर सेकंड होगा। सेट यहाँ पर ए है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया गया है भरने के लिए। देखिए आपको जो समय प्रोवाइड किया जाएगा, 2 घंटे का आपको समय, 120 मिनट का समय प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम मार्क आपका 150 नंबर का होगा ये। अब यहाँ पर आगे देखिए, ये जो दिया गया है, ये हमारा 150, सॉरी यहाँ पर ये हमारा 50 प्रश्न रहेगा जो कि 150 नंबर का होगा। ये जो हमारा पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक, सेकंड स्टेज का। अब देखिए, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये हो गया इसका एग्जाम पैटर्न। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था एनपीसीआईएल में, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा एडवांस पेपर है फॉर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी सेकंड, स्टिपेंड ट्रेनी मेंटेनर के लिए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या है कि सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन ऑफ ओम्स लॉ। जो ओम का सूत्र होता है वो हमारा कौन सा है। तो हमें भी पता है दोस्तों कि जो ओम का नियम होता है वो होता है हमारा V = I × R। तो V = I R जो होता है वही होता है हमारा ओम का नियम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का ए, ठीक। तो 1 का ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है वी रिक्वायर ए रजिस्टर ऑफ 47 किलो ओम विथ ±10% टॉलरेंस। द सीक्वेंस ऑफ कलर बैंड ऑन दिस रजिस्टर वुड बी। 47 किलो वोल्ट ±10% टॉलरेंस के प्रतिरोधक की आवश्यकता है। इस प्रतिरोधक का रंग बैंड का क्रम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सब जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए हम मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। आप लोगों के कहने पर कर रहे हैं, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आता है, तो आप लोग ये सब जो भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि सर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आंसर। जो यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा वो आएगा, यहाँ पर जो भी आंसर हम बताएंगे आपको ऑफिशियल आंसर की जो आया था उसी का आंसर हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो हो जाएगा आपका पीला, बैगनी, नारंगी और रजत। तो यहाँ पर दूसरे का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी डायोड आर रिक्वायर्ड इन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। यानी कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 1, 2, 4 और 8। तो देखिए दोस्तों, जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें जो डायोड की आवश्यकता होती है उसमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा तीसरे का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डट 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 डोपेड। यानी कि एक ट्रांजिस्टर के बेस को किससे डोप किया जाता है। ऑप्शन है हैविली यानी कि भारी मात्रा में, मॉडरेटली यानी कि मध्यम मात्रा में, और इसका मतलब लाइटली मात्रा यानी कि हल्का मात्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक ट्रांजिस्टर के बेस को हम लोग क्या करते हैं, लाइटली यानी कि हल्की मात्रा में हम लोग डोप करते हैं। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हल्की मात्रा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, कि कह रहे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर एलिमेंट इज।
सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन है? तो देखिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो अर्धचालक पदार्थ है वो हमारा है कॉपर, एल्युमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन में, वो है हमारा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या होता है? सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अर्धचालक पदार्थ है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, कह रहा है कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज 50 टू मेक इट ऑसिलेटर फीडबैक फैक्टर शुड बी। एक एम्पलीफायर का जो प्रवर्धन कारक है वह 50 है। इसे ऑसिलेटर के रूप में काम कराने के लिए फीडबैक जो कारक होगा वह कितना होगा? तो देखिए इसके लिए जो फीडबैक कारक होगा उसका मान होगा 1/50। तो 1/50 इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में कि विच एमंग द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। कह रहे हैं निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक अनियंत्रित पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज को प्रभावित करता है? ऑप्शन है लोड करंट, इनपुट वोल्टेज, बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको कारक दिए गए हैं जैसे लोड करंट, इनपुट वोल्टेज, इनमें से जो अनियंत्रित पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज को प्रभावित करता है वो हमारा लोड करंट भी रहता है और इनपुट वोल्टेज भी रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ। कह रहा है एक अंतस्थ अर्धचालक में होल की संख्या डॉट 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 की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए एक अंतस्थ अर्धचालक में होल की जो संख्या होती है वह क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का बी। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इमीटर करंट। एक ट्रांजिस्टर में बेस धारा एमीटर धारा का कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए एक ट्रांजिस्टर में बेस धारा एमीटर धारा का ये होता है 5%। तो 5% यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स दे यूजुअली ऑपरेट इन द डॉट 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 रीजन। तो जब ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह आमतौर पर किस क्षेत्र में काम करता है? एक्टिव क्षेत्र, ब्रेकडाउन क्षेत्र, सेचुरेशन एंड कट ऑफ, इसके बाद है लीनियर। तो देखिए जब ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है तो यह आमतौर पर सेचुरेशन एंड कट ऑफ यानी कि अनुवेदन और अंतकीय क्षेत्र में काम करता है। ठीक। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 10 का सी। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसे हम थोड़ा जूम कर दें। कह रहा है कि जीनर डायोड इज कॉमनली यूज्ड एज। जो जीनर डायोड होता है आमतौर पर इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो जीनर डायोड होता है इसका प्रयोग आमतौर पर दोस्तों हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक। तो वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चूज करेक्ट ऑप्शन इन एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। सही विकल्प को चुने। एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो देखिए एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में जो होता है वो रहता है कि आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक। तो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरीज आर। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा के वाहक होते हैं कौन? तो देखिए जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है कि जो होल होते हैं वह विद्युत धारा के वाहक होते हैं। तो 13 का यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि टू कैरी ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर इन ए 100 ओम रजिस्टर यू विल रिक्वायर ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम डॉट डॉट वाट। यानी कि 100 ओम प्रतिरोधक में 0.3 एम्पियर धारा प्रवाह के लिए आपको 100 ओम और कितने वाट के प्रतिरोध की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए देखिए जितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी वो रहेगा आपका 10। ठीक।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच इज नॉट एन एक्टिव कंपोनेंट, यानी कि कौन से एक सक्रिय घटक नहीं है। ट्रांजिस्टर, एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ट्रायक और रजिस्टर। तो देखिए जो सक्रिय घटक यानी कि एक्टिव कंपोनेंट नहीं है वो है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या हमारा एक्टिव कंपोनेंट नहीं है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का कि मेमोरी दैट लॉसेज इट कंटेंस व्हेन पावर सप्लाई इज लॉस्ट इन नोन एज डट 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 मेमोरी। बिजली की सप्लाई बंद होने पर अपना तथ्य खो देने वाली मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहा जाता है। तो इस मेमोरी के हम लोग बोलते हैं दोस्तों वोलेटाइल। तो वोलाटाइल यहाँ पर या वोलेटाइल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए ट्रांजिस्टर इज मोस्ट सेंसिटिव टू एयर। एक ट्रांजिस्टर हवा के डट 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 से अधिक संवेदनशील होती है। तो ये जो संवेदनशील होता है वो रहता है टेम्परेचर के। ठीक। तो एक ट्रांजिस्टर हवा के तापमान से अधिक संवेदनशील होती है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं। तो देखिए दोस्तों जो सीपीयू के दो मुख्य घटक होते हैं वो रहते हैं आपका कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है द लिस्ट इफिशियंसी द लिस्ट इफिशियंट एम्पलीफायर एमंग ऑल इज क्लास। सभी वर्गों के एम्पलीफायर में से किस वर्ग का एम्पलीफायर में सबसे कम दक्षता है। तो देखिए सभी वर्ग के एम्पलीफायर में जिस वर्ग का एम्पलीफायर में सबसे कम दक्षता होती है वो रहता है हमारा ए। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है। ठीक। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज देन इट्स आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मेनी हर्ट्ज। कह रहा है यदि एक ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है फिर इसकी आउटपुट रिपल की आवृत्ति कितने हर्ट्ज होगी। तो देखिए इसकी जो आवृत्ति होगी जितने हर्ट्ज की वो रहेगा आपका 100 हर्ट्ज का। ठीक। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 100 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इफ 40 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो पास्ट ए पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 20 सेकेंड कैलकुलेट द करेंट। यदि 20 सेकेंड में कंडक्टर के एक बिंदु से 40 कूलम्ब का चार्ज प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा की गणना करें। 80 एम्पियर, 2 एम्पियर, आधा एम्पियर, 800 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर वही फार्मूला लगाना है Q इक्वल टू आई टी का फार्मूला आप लोग लगाएंगे तो यहाँ से आप लोग धारा की गणना अगर करेंगे तो देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T। Q का मान है 40 बटा कितना हो जाएगा T का मान दिया है 20 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि if a 1 kilo ohm and a 2 kilo ohm resistor are connected in parallel across a 20 volt supply, how much current passes through the 2 k ohm resistor in milliampere। यदि एक किलो ओम और 2 किलो ओम के प्रतिरोधक 12 वोल्ट सप्लाई के साथ समानांतर में जुड़े हैं तो 2 किलो ओम प्रतिरोधक में मिली एम्पियर में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक। तो इसको पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 6। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 6। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा है 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 40 गुणे 10 घात -3 एम्पियर इज सेम एज। 40 गुणे 10 घात -3 एम्पियर किसके समान है। तो देखिए 40 गुणे 10 घात -3 एम्पियर ये जिसके समान है वो है 40 मिली एम्पियर के। ठीक। तो 40 मिली एम्पियर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपको भी पता होगा कि ये जो 40 है ये तो ठीक है। यहाँ पर जो 10 टू दी पावर -3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं मिली एम्पियर। क्यों? क्योंकि
1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है आपका 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए 10⁻³ एम्पियर का मान कितना लिख सकते हैं, 1 मिली एम्पियर, तो 40 गुणे 1 यानी कि 40 मिली एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन, कह रहे इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंगल सिग्नल इज 10 माइक्रोसेकंड देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। यदि किसी सिग्नल की समय अवधि 10 माइक्रोसेकंड है तो सिग्नल की आवृत्ति कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो सिग्नल की आवृत्ति कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पर जो आवृत्ति होता है ये आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है आपका फ्रीक्वेंसी के। जो यहाँ पर समय जो होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका देख सकते हैं। तो 1/, आपका कितना हो जाएगा 10⁻, यहाँ पर 10 माइक्रोसेकंड, माइक्रो मतलब होता है आपका 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ पर -6 है, तो ये 10⁻⁻5 बनाएगा और ऊपर जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। अब 10⁻5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो देखिए इसको 10⁻5 को हम क्या लिखते हैं 100 गुणे 10⁻³ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10⁻³ आ गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं किलो हर्ट्ज। तो देखिए यहाँ पर 100 हो जाएगा, फिर इसके बाद किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक, तो 100 किलो हर्ट्ज हमारा 24 का डी में दिख रहा है, तो 24 का डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्मली जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन। जो जीनर डायोड होता है नॉर्मली यानी कि सामान्यतः है हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन है फॉरवर्ड मोड, रिवर्स मोड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों जो हमारा जीनर डायोड होता है इसको हम लोग जोड़ते हैं रिवर्स मोड में। ठीक, तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा रिवर्स मोड। अब देखिए यहाँ पर है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है टू इंक्रीज द करंट इन ए सीरीज आरएल सर्किट द फ्रीक्वेंसी शुड बी। एक श्रृंखला आरएल सर्किट में धारा को बढ़ाने के लिए आवृत्ति को कितना होना चाहिए। तो देखिए जो आवृत्ति होना चाहिए वो हमारा डिक्रीज यानी कि घटना चाहिए। ठीक, तो 26 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ऊपर का प्रतीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर का जो प्रतीक है ये जो आपको मतलब सिंबल दिख रहा है ये हमारा प्रतीक है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ठीक, तो देखिए यह है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो आपका तीर है यहाँ पर अगर ये आपका यहाँ इस तरह से है तो ये आपका पीएनपी है, अगर यही तीर आपका इधर से हो जाता तो ये आपका एनपीएन हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का फिगर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज इफ नो लोड वोल्टेज जो दिया है 20 वोल्ट है और फुल लोड वोल्टेज जो दिया है वह आपका 19.8 वोल्ट है। तो देखिए यदि 9 वोल्ट लोड 20 वोल्ट है और फुल लोड वोल्ट 19.8 वोल्ट है तो फिर वोल्टेज नियंत्रण का प्रतिशत गणना करें। तो इसका जो परसेंटेज आप निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आएगा आंसर वो आपका आएगा 0.1%। ठीक, तो 0.1% यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है ए ट्रांजिस्टर हैज ए बीटा डीसी यहाँ पर दिया है ऑफ 250 एंड ए बेस करंट आई बी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर द कलेक्टर करंट आई सी इक्वल टू द। कह रहे एक ट्रांजिस्टर में बीटा डीसी 250 है और बेस धारा आई बी 20 माइक्रो एम्पियर है, कलेक्टर धारा आई सी किसके बराबर होगा। तो ये जो बराबर होगा वो होगा आपका 5 मिली एम्पियर के। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द आउटपुट वोल्टेज फेज सिग्नल द आउटपुट वोल्टेज फेज एंगल ऑफ ए ट्रांसफार्मर विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज इज इन डिग्री। इनपुट वोल्टेज के संदर्भ में ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज के फेज का जो एंगल होता है वह कितने डिग्री होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका 180 डिग्री। ठीक, 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मीटर ए एंड बी रिक्वायर 80 मिली एम्पियर
and 60 milliampere respectively to indicate full scale deflection. Then select correct option. मीटर ए और बी को पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण दर्शाने के लिए क्रम से 80 मिली एम्पियर और 60 मिली एम्पियर की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है आपके सामने कि मीटर ए सबसे अधिक संवेदनशील है, मीटर बी सबसे संवेदनशील है और दोनों मीटर समान संवेदनशील है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि जो मीटर बी है यह मोस्ट सेंसिटिव है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स द फुल फॉर्म ऑफ एलडीसी इज। इलेक्ट्रॉनिक्स में एलसीडी, सॉरी यहाँ पर एलसीडी है, तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है आपका कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 33 नंबर का, फॉर मेकिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर वी रिक्वायर टू ऐड विच इम्प्योरिटी एज डोपिंग मटेरियल। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हमें किस प्रकार के डोपिंग सामग्री के रूप में डालना चाहिए? देखिए डोपिंग सामग्री के रूप में अगर हमें डालना है, अगर पी प्रकार का अर्धचालक बनाने हैं तो उसमें हम लोग जो डोपिंग सामग्री यूज करते हैं वह हमारा रहता है ट्राइवैलेंट, यानी कि त्रिसंयोजक रहता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका 33 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन है कि फॉर इंक्रीजिंग द वोल्टेज रेटिंग जीनर डायोड आर कनेक्टेड इन। वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए जीनर डायोड को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखिए वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए जीनर डायोड को जो जोड़ा जाता है वह जोड़ा जाता है आपका सीरीज यानी कि श्रृंखला में। ठीक, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, श्रृंखला। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि ओनली ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक गेट। केवल एक ही ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लॉजिक गेट बनाया जा सकता है? तो ये जो डिजिटल लॉजिक गेट बनाया जा सकता है वो रहता है हमारा नॉट। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नॉट। अब देखिए यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रिपल फैक्टर ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर इज। ब्रिज रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वह कितना है? तो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है ये होता है दोस्तों आपका 0.48। तो 0.48 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज आल्सो नोन एज। एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को जिस रूप में हम लोग जानते हैं वो हमारा रहता है इमीटर फॉलोवर। तो इमीटर फॉलोवर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमीटर अनुयायी। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द ब्रेक डाउन मैकेनिज्म इन ए लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। पश्च दिशिक अभिनीति की स्थिति के तहत हल्के डोप किए गए पीएन जंक्शन में भंजन अभिलक्षण को किस भंजन अभिलक्षण कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों हिमस्खलन। तो हिमस्खलन यहाँ पर हमारा 38 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन बाइनरी द डेसिमल वैल्यू 26 + 27 विल प्रोड्यूस्ड ए सम ऑफ। दशमलव में 26 + 27 का मान द्विआधारी में कितना होगा? तो देखिए दोस्तों इसका जो मान होगा वो होगा आपका 110101। ठीक, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विथ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज यूज्ड एज। श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से जुड़े गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर और ओम मीटर। तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से जुड़े गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग जो करते हैं वह हम लोग करते हैं कि वोल्ट मीटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है द कॉमन मोड गेन ऑफ ओपी एएमपी इज। ओम एम्प का कॉमन मोड गेन कितना होता है? तो ये जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, वेरी लो, यानी कि बहुत कम होता है। अब देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर का कि
टू वर्क एज एन ऑसिलेटर द टोटल फेज शिफ्ट ऑफ द लूप गेन ऑफ एन एम्पलीफायर मस्ट बी इक्वल टू। ऑसिलेटर के रूप में काम करने के लिए एम्पलीफायर के लूप गेन का कुल फेज शिफ्ट कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों 360 डिग्री। तो 42 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर है हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन टर्म ऑफ डिवीजन ऑन स्क्रीन द वोल्टेज ऑफ द वेव फॉर्म ऑन CRO इज वोल्टेज। CRO स्क्रीन पर विभाजन के संदर्भ में तरंग का वोल्टेज कितना वोल्ट होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा पीक टू पीक, यानी कि शिखर से शिखर तक होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन है कि थर्मोकपल आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, यानी कि थर्मोकपल मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए थर्मोकपल मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो थर्मोकपल मापने के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूज करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि 5 नंबर ऑफ 2 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल द आउटपुट वोल्टेज इज। 5 2 वोल्ट के सेल समानांतर में जोड़े जाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? तो देखिए दोस्तों इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट ही होगा। ठीक, तो 2 वोल्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 45 का बी हो गया। 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी लीड आर प्रेजेंट इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कितने लीड मौजूद होते हैं? तो देखिए ट्रांजिस्टर में जो लीड मौजूद होते हैं वह रहते हैं दोस्तों 3। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच स्टोन ब्रिज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। एक व्हीटस्टोन ब्रिज मुख्य रूप से किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज मुख्य रूप से जिसको मापने के लिए यूज किया जाता है वो रहता है हमारा रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 48 नंबर का कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक घटक की पहचान करिए। यहाँ पर जो फिगर है ये हमारा कौन सा फिगर है? तो ये जो हमारा फिगर है दोस्तों ये है हमारा डायोड का फिगर। तो डायोड यहाँ पर हमारा 48 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विथ 30 एम्पियर ऑफ करंट इन ए 1.2 ओम रजिस्टर द वोल्टेज वी इज। 1.2 वोल्ट 2 ओम प्रतिरोधक में धारा 30 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना होगा? तो देखिए दोस्तों इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका 36। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36 वोल्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 36 वोल्ट, क्योंकि आपको भी पता होगा कि यहाँ पर जो V इक्वल टू होता है I इंटू आर होता है। तो V इक्वल टू आई आर यहाँ रखेंगे। I का मान कितना दिया है? 30 दिया है। ओम का कितना मान है यहाँ पर प्रतिरोध का? तो 1.2 है। तो 12 36 हो जाएगा। ये दशमलव है तो देखिए यहाँ पर ये हट जाएगा 0 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि पैरेलल सर्किट इज ए टैंक सर्किट। समानांतर सर्किट एक टैंक सर्किट होता है। तो देखिए ये जो रहता है हमारा कैपेसिटर इंडक्टर। तो कैपेसिटर इंडक्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का सी। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बार्क में भी, IGCR में भी, NPCIL में भी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में भी। हाँ, लेकिन आप लोग अपना ITI का जो भी लेवल है आप पूरा पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन। ठीक, बार्क में थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाया जाता है इससे, तो उसी हिसाब से अपना मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।